गुजारिश करूंगा मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि वो आपसे कुछ गुफ्तगू करें। शुक्रिया मौलाना साहब। आपके खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। खाने में का मेन्यू कैसा मौलाना साहब? ये नहीं बता सकते। नयारी खाइए वैसे बातों से लगेगा। मैंने इतना ज्यादा था कि मैं गिन नहीं सकता। जी आप फरमाएं। जी ऐसा ये बताइएगा कि आप जैसा कि कह रहे हैं कि आप पहले मैं ख्याल आप थोड़ा सा बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब अयाज सादिक साहब का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें घर बुलाया और हमें इज्जत दी। मैं दिल से उनकी कदर करता हूँ। जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है मेरे ख्याल में इंतहाई जिम्मेदाराना और इंतहाई संजीदा गुफ्तगू उन्होंने की है। हमारे मुल्क में इख्तिलाफात के हुदूद होने चाहिए। हम इख्तिलाफ राय का हक रखते हैं। इख्तिलाफ राय उसूलों पर करते हैं, करते चले आए हैं, करते रहेंगे, लेकिन किसी को इस बात का हक नहीं दे सकते कि हम उनसे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी लेते रहें। और मेरे ख्याल में क़यामत की अलामत है कि मुस्लिम लीग ही गद्दार ठहरे हैं आज। तो इस हवाले से एहतियात का दामन हमें थामे रखना चाहिए। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 25 जुलाई 2018 को धांधली हुई है। हम इस हुकूमत के जवाब को तस्लीम नहीं करते। बार बार आप हमसे सुन चुके हैं और अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। और आज वही दिन है जिस दिन मैं आज़ादी मार्च में लाहौर से गुजर रहा था इस्लामाबाद की तरफ, और आज भी इंशाअल्लाह आपके साथ वो दिन मना रहा हूं और यहां से इस्लामाबाद की तरफ चलूंगा। तनकीद से कोई बालातर नहीं है। हमारे मुल्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो जाती है, फिर उनको इज्जत व आबरू के साथ मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। हमारे मुल्क में सहाबे किराम की तौहीन होती है, फिर उन्हीं लोगों को इज्जत व आबरू के साथ मुल्क से बाहर भेजने के इंतजामात कर लिए जाते हैं। लेकिन हमारे इदारे इतने मुक़द्दस हैं कि उसके अफराद भी उनसे ज्यादा मुक़द्दस हैं कि वो तनकीद से बालातर हैं। हम शायद इस उसूल को तस्लीम नहीं करते। हम तौहीन-आमेज़ रवैये के खिलाफ हैं, चाहे वो अदालत के बारे में हो, जज साहिबान के बारे में हो, जनरल्स के बारे में हो, लेकिन हम अपनी तौहीन भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस किस्म की सूरत हाल जो पाकिस्तान में बनाई गई है, जिन लोगों के जमाने में पाकिस्तान ने माशी लिहाज से तरक्की की और हमारे मुल्क का तरक्की का सालाना तखमीना 6.5% तक पहुंच गया था, आज 0 से नीचे गिर गया है। मुल्क का दिवालिया कर दिया गया है। पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से निकालकर व्हाइट लिस्ट तक ले गए थे। कोई FATF के तहत हमारी कानून साजी नहीं हुई। हमने खुद अपनी पॉलिसियां बनाई। लेकिन आज हमारे मुल्क की मईशत कहां चली गई है। फिर माशी पॉलिसियां कमजोर भी होती हैं, माशी पॉलिसियां अच्छी भी होती हैं, लेकिन आम आदमी तक उसके असरात 5-5, 6-6 साल बाद, 10-10 साल के बाद मिलते हैं। यहां हुकूमत के पहले साल में लोग चीखना शुरू कर गए महंगाई के हाथों, और पहले ही साल में आपको याद होगा कि छोटे ताजरों और दुकानदारों ने देहात की सतह तक जाकर एहतजाजी हड़ताल की थी।
इस वक्त मुल्क माशी लिहाज से दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान के लिए अब ये रिस्क बन चुके हैं। मुल्क की बका का सवाल है। नाजायज हुकूमतें हम पर मुसलत न की जाएं, धांधलियां न की जाएं, मुल्क की सियासत में मुदाखलत न की जाए, आईन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं, पार्लियामेंट के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात क्या हैं, हमारे दिफाई इदारों के इख्तियारात क्या हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात क्या हैं, उसके अंदर रहते हुए हम मुल्क को चलाएं। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये कि खुद को महवर समझकर, खुद को मालिक समझकर इलेक्शन के नताइज का खुद को मालिक समझें और अवाम के वोट की तकद्दुस का ये आलम हो तो फिर ज़ाहिर इख्तलाफ भी होंगे, गिले शिकवे भी सामने आएंगे और फिर अगर हुकूमत वाले जो अहमकों का मुरब्बा है पूरा काबीना और ये लोग इस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते हैं कि जिसके बाद आदमी को अपने जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ता है, तो मैंने ऐसी कोई अहमक हुकूमत नहीं देखी जो आ बैल मुझे मार की सियासत करती है, जो खुद इश्तियाल दिलाती है अपोजिशन को। हमेशा अपोजिशन इश्तियाल की तरफ जाती है, हुकूमत उसको एतदाल की तरफ लाने की कोशिश करती है ताकि बहरान पैदा ना हो। यहाँ तो बहरान पैदा किए जाते हैं। तो इस हवाले से हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और पीडीएम कायम है। पीडीएम को तोड़ने की साजिश कराची में हुई, लेकिन पीडीएम की जमातों ने अपनी भरपूर हिकमत अमली से उसको नाकाम बनाया है और अब भी कायम है और हम शेड्यूल के मुताबिक अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपकी क्या ऑपोजिशन जमातों की तहरीक जो है वो भी चल रही है, दूसरी तरफ आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत कब तक अपने घुटने टेक देगी? हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत जिनकी है, फिर आप कहेंगे आपने फिर नाम ले लिया। मौलाना साहब, अयाज सादिक ने जो भी कहा कौमी असम्बली में, आप उसे इत्तफाक करते हैं या उसे इख्तिलाफ करते हैं? मैं तो समझता हूं कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तिफाक करना चाहिए, ये जरा कम है थोड़ा सा। ये बताइएगा कि आपने जो बयान दिया लगता ये है कि इमरान खान एक जानिब तो नरेंद्र मोदी को धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने घुटने टेके मीडिया के सामने, क्या ऐसा है? देखिए, मैं इस इशू को हम जितना जल्द से जल्द खत्म कर दें, जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं, तो बेहतर होगा। मैंने वजाहत भी दे दी, मैंने आज भी बात कर दी और मेरी जो ओरिजिनल क्लिप है वो भी देख लें कि मैंने क्या कहा, वो साफ जाहिर है। अब उसको जो प्ले अप कर रहे हैं, जो इंडियन मीडिया के एजेंडे को प्ले अप कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहा। बस इस इशू को छोड़ें, आप मौलाना साहब मेहमान आए, उनसे बात। मैंने तो गलत बात की, आप माजरत करेंगे अयाज साहब? मैंने बात ही कोई ऐसी नहीं की, मैंने तो वजाहत तो आपको दे दी है। अच्छा मौलाना साहब, ये फरमाइए कि आपने तहरीक जो है वो हुकूमत के खिलाफ शुरू कर रखी है, जलसों पे लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन एक आसान सा तरीका है, आप अदम एतमाद तहरीक जो है वो कौमी असम्बली में पेश करें और हुकूमत जो है वो खत्म हो जाती है। क्यों आपको अपने लोगों पे एतमाद नहीं है? और करते हैं मशवरे पे आप। देखिए दो चीजें हैं। सियासतदान का ये भी एक फर्ज होता है कि वो आम आदमी का तर्जुमान बने, उसकी जुबान बने। पीडीएम में शामिल जितनी जमातें हैं और उनकी जो क़ियादतें हैं, वो आज अवाम की बात करते हैं। जब हम अवाम में जाते हैं, उनको सहारा मिलता है, उनको हौसला मिलता है और वो समझते हैं कि हम गरीबों का भी कोई बोलने वाला है, बात करने वाला है। वरना जहां तक इस्तीफों का मसला है, यकीनन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ये बहुत ही मुख्तसर और आसान रास्ता है, लेकिन चूंकि हमारे पीडीएम के आने वाले ऑप्शंस में शामिल है ये, तो जो भी तय होगा हम बाहमी मुशावरत के साथ जिस मौके को मुनासिब समझेंगे इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। पीडीएम के सरबराह है अब्दुल कादिर बलोच के हवाले से खबर आ रही है कि वो इस्तीफा दे गए हैं, तो उसमें उनको ये कहा है कि हम आपके बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। इसमें कितना पता नहीं क्या कह रहे हैं जी। तो मौलाना साहब ये बताइएगा कि समझ में नहीं आई बात। अब्दुल कादिर बलोच के हवाले से खबर आई है कि वो पीडीएम से इस्तीफा दे गए हैं, तो क्या आप उनसे बात करेंगे? मुझे इल्म नहीं। मौलाना साहब ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया कि हमारी जदोजहद है वो इस हुकूमत के लाने वालों के खिलाफ है और पीडीएम की क्यादत यही वादा उठाती है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इलेक्शन चोरी हुआ। अब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि इसी आर्मी चीफ के होते हुए, डीजीआईएसआई के होते हुए वो भी शफाफ इलेक्शन होगा?
دیکھیے اس طرح تو آپ گلگت کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں ضمنی الیکشن بھی تو ہوتے ہیں، تو ہم ضمنی الیکشن بھی حصہ تو لیتے ہیں، عوام کے ساتھ ایک رابطے بھی ہوتا ہے، اور نتائج سامنے آئیں گے تو ہم جس طرح اس پہ رد عمل دے رہے ہیں اس میں دے سکیں گے۔ آج کی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا ہے آپ دونوں کی کہ 16 اکتوبر سے جو موقف اختیار کیا تھا اپوزیشن جماعتوں نے، آپ اس سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا موقف تھا وہ بہت کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ ایاز علی صاحب نے بھی یو ٹرن لے لیا اور آپ بھی یو ٹرن لے لیا۔ نہیں، میں آپ کی نفسیات کو کو سمجھ رہا ہوں، آپ ایک صحافی کی حیثیت سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں ہم سے، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب کے بیان سے جو پیالی میں طوفان کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سیاست کو ان حدود میں رکھیں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ہوں، پاکستان کے حب الوطنی کے دائرے میں ہوں۔ اگر اس قسم کے کوئی اشتعال انگیز گفتگو کرتا ہے اور کسی کے کریکٹر کو تباہ کرتا ہے، اس کے حب الوطنی کو تباہ کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو نیچے لانا اور اپنے اس پٹری پہ لانا جو اس کا حقیقی مقام ہے، اس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں یہ آج دلائیں گے کہ تم تو پیچھے ہٹ گئے۔ خدا کا خوف کرو۔ میڈیا سے خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو اگر آگ لگتی ہے تو بھی آپ کی ان سوالات سے لگتی ہے، ملک کو اگر ٹھنڈک ملتی ہے تو آپ یہ غداری کا تعارف بتائیں گے، غداری کا تعارف کیا ہے؟ سب لوگوں غداری کے تعارف کے لیے حمود الرحمان کمیشن کو سامنے لایا جائے، پھر اس کے بعد پتہ چل جائے۔ یہ فرمائیے، سول لائن میں درخواست چلی گئی ہے مقدمے کے لیے، آپ سے ابھی تک پولیس حکام نے کوئی رابطہ کیا یا آپ نے ان کو اپنا کوئی موقف دیا، یہ بتا دیں۔ جب ہوگا میں بتا دوں گا۔ ایاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ایک اکائی کی آپ نے بات کی، اسی ایک اکائی کے اوپر جو ہے نواز شریف کا بڑا تنقید ہے، اسی ایک اکائی کے اوپر آج آپ کہہ رہے ہیں آپ ایک اکائی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو نواز شریف کے بیانیہ سے آپ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں جو وہ تنقید جو کرداروں کے اوپر کر رہے ہیں، تو ایک اکائی کا کیا مطلب ہے؟ آپ ایک اکائی کو دیکھیں دونوں مختلف چیزیں ہیں، آپ مختلف چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں نے جو وہاں قومی اسمبلی میں کہا، اس کے بعد میں نے جو وضاحت جب ہندوستان کی طرف سے یہ ہمارے یہاں کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کیا اور ہندوستان کی طرف یہ وضاحت بھی آ گئی اور میں نے آج بھی وضاحت دی۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ آپ جب گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو وہ مولانا کہتے تھے یہ کرپشن ہے، اب یہ جو غدار اور غیر محب وطن کہنا ہے کہ یہ حکومت کی کوئی لائن ہے کہ آپ کو اور لائن کی جانب یہ جا رہے ہیں؟ حضرت یہ حکومت اپنی حماقتوں کے نتیجے میں اب ایاز صادق صاحب کی گفتگو سے یا ان کے کچھ الفاظ سے کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے، لیکن اس کے رد عمل میں پلوامہ کا ذکر کر کے جس عقل بندی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کا بھی اندازہ لگایا نا کہ وہاں ہے کیا، وہاں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی سنجیدہ حکومت موجود ہے یا کوئی قانونی حکومت موجود ہے یا کوئی اہل حکومت موجود ہے۔ ناجائز، نالائق اور نااہل حکومت اس وقت دو جگہوں پہ کے خلاف اپلیکیشن جا چکی ہے اسی حوالے سے، اسلام آباد اور لاہور کے اپلیکیشنوں کے لیے بہت لوگ مل جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ ایسا ہو کیا اسمبلی میں کہے ہوئے الفاظ باہر چیلنج ہو سکتے ہیں؟ نہیں، باہر ہو بھی نہیں سکتی۔ پارلیمنٹ از ابو سپریم۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب آپ نے کچھ